नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियो का एक और पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी जो करते हैं फैशन ग्रूमिंग। फैशन ग्रूमिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या टिप्स हैं, वो आपकी और मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लाएंगे, ये सब जानेंगे हम इन्हीं से, इन्हीं की जुबानी। तो चलो शुरू करते हैं इस अतरंगी पॉडकास्ट को विनय के साथ में। वेलकम विनय। हेलो। एक फैशन ग्रूमिंग एक्सपर्ट क्या होता है? फैशन ग्रूमिंग एक्सपर्ट, वैसे तो ये 3 भागों से जुड़ के बना है, फैशन एंड ग्रूमिंग एंड एक्सपर्ट। तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट तो आपको हर जगह पे मतलब अलग अलग कैटेगराइज मिलेंगे, बट यहाँ पर बात हो रही है फैशन ग्रूमिंग एक्सपर्ट की। तो आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडल्स है जो आपको रैंप पे वॉक करते नजर आते हैं, और उनका एक स्टाइल होता है, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, वो सब चीज़ें निखर के कैसे आती है। एक आम आदमी उनके सामने जब उनको देखता है तो वो ये सोचता है कि इनमें ऐसा क्या डिफरेंस चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं है। वो डिफरेंस लाना ही एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट का काम होता है। ये इस अतरंगी सोच की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? अगर मैं बहुत पहले से जाऊं तो जब मैं छोटा था तो मैं टीवी पे कुछ फैशन शोज देखा करता था जिसमें मॉडल्स वॉक करते थे। तो उस वक्त हालांकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटा था, स्कूलिंग टाइम की बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा से मेरे अंदर अच्छी लगती थी कि मुझे जो नॉर्मल क्लोथ्स होते थे ना उनका थोड़ा सा स्टाइल करके पहनना और थोड़ा सा अलग दिखना भीड़ में, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। और शायद कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो मेरे अंदर लोगों को दिखता था कि ये कुछ अलग ही करेगा, और वो अलग करते 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 मुझे अप्रिशिएट चीज़ों से, लोगों से मेरे को अप्रिशिएशन मिले। और फिर लोगों ने जब मुझे इस चीज़ों की सराहना की कि नहीं आप आगे जाओ, इस चीज़ में, इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ो, तो मैंने शायद इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और आज मैं यहाँ पर हूँ। हमने कहीं से सुना था कि आप पहले एक डांस कोरियोग्राफर थे। राइट। तो डांस कोरियोग्राफर और फैशन कोरियोग्राफर जो अभी आप हो, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सी डांस कोरियोग्राफर फैशन कोरियोग्राफर में तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस आता है, क्योंकि डांस एक कला है जो डांस नृत्य जिसे हम बोलते हैं, वो भी स्टेज पे दिखाया जाता है। वो अपने ही शरीर का एक प्रदर्शन है जो डांस का होता है। और मॉडल्स में ये होता है कि आपका जो डिज़ाइनर और क्लॉथ्स होता है वो शोकेस किया जाता है मॉडल के थ्रू। तो बहुत अलग अलग फील्ड है ये। दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो जी। आप कैसे स्वैप करें अपने डांस कैरियर, मतलब डांस कोरियोग्राफर से, और यहाँ तक आप कैसे अपने आप को स्वैप करके ला पाए? देखो, अगर मैं शुरू से लेके चलूँ तो मैं बताता हूँ एक किस्सा। जब 10th क्लास में मैं था तो मेरे को बोर्ड चल रहे थे मेरे उस वक्त। तो उस वक्त मेरा आई गेस मैथ का एग्ज़ाम था। तो मैं जब मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने मम्मी से सिर्फ ऐसे रैंडमली से पूछ लिया, क्योंकि मैं बचपन से डांस अच्छा करता था। तो मैंने बोला मम्मी को कि मुझे अभी है ना पढ़ाई आगे नहीं करके मुझे डांस सीखना है। मैंने सिर्फ मम्मी से ये पूछा कि मुझे डांस सीखना है। तो मम्मी ने कहा कि ओके, जाओ आप करो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो जब मैंने वहाँ से सिर्फ 10th क्लियर करके फिर मैंने डांस क्लासेस ढूंढना शुरू किया, जो कि मुझे नहीं मिली। अब आप इस चीज़ पे गौर डालना, मेरे को डांस क्लासेस नहीं मिली बिकॉज हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे नहीं कि मैं कहीं अच्छी क्लासेस में जाकर अपने आप को वहाँ पर सीख सकूँ वहाँ से डांस। तो जब मैं इन चीज़ों में रहा, मेरे को मतलब ऐसा कि वैकेशंस आ गए थे, समर वैकेशंस, तो फिर मैं सोचता था कि मुझे डांस सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो अब एक पता नहीं, शायद होता है ना कि एक मिरेकल भी होता है कि मेरे को मेरे ही जानने वाले में से एक इंसान ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने कहा कि आप मेरी क्लास में आके डांस सिखाओ। और उस वक्त मेरे साथ ऐसा था कि मैं सिखाऊं, लाइक मुझे इतना नहीं आता है कि मैं सिखा पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिखा ना, जो आपको आता है वो सिखाएं आप। क्या उन्होंने पहले कभी आपको कहीं डांस करते हुए देखा था? जी, वो मुझे जानते थे, और मेरे को वो जब शादियों में मैं डांस करता था तो वो मेरे को डांस करते हुए देखा है उन्होंने। तो उनको लगा शायद कि ये अच्छा डांस करते हैं तो ये सिखा पाएंगे। फिर जैसे ही मैं इसके अंदर गया, उनकी एकेडमी में गया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि डांस सिखाना कैसे है, ये सब चीज़ें। तो मैंने सिर्फ एक अपने माइंड में एक सेटअप किया कि जो मुझे आता है ना वो मुझे तोड़ के कैसे सामने वाले को प्रेजेंट करना है और कैसे उसको दिखाना है और कैसे उसको सिखाना है, वो मैंने शुरू करा करना। और सेल्फ प्रैक्टिस में कैसे करता था, सेल्फ प्रैक्टिस में जैसे घर पे डीवीडी प्लेयर सबके पास में होते थे उस बिल्कुल वक्त, मेरे होता पास है। डीवीडी प्लेयर था। तो ऋतिक रोशन मेरे मतलब मैं उनसे इंस्पायर्ड था काफ़ी, और उन्हीं के मैं डांसेस वगैरह किया करता था, लाइक धूम वगैरह ऐसे सॉन्ग पे। तो मैं डीवीडी प्लेयर पे सीडी लगाकर उनकी
ऋतिक रोशन के सॉन्ग की, और उनको स्लो मो करके बिल्कुल स्लो मोशन में उनके डांस को देख के, और फ्रीज होता है ना, फ्रीज, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है हल्का सा, मैं उसमें अपने आप को देख के वो लर्न करता था कि हाँ ये स्टेप्स ऐसे होंगे, ये स्टेप्स ऐसे होंगे, और फिर मैं जाके क्लासेस में सिखाता था कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये चीज़ मेरे को सीखते 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 मैं इतना ट्रेन हो गया कि हाँ मेरे को अभी कोई भी स्टेप दे दो मैं उसको इजीली कॉपी करके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ कि मेरे को चीज़ें स्लो करके कैसे उसको अपने माइंड में सेट करनी है और फिर उनको कैसे तोड़ के बच्चों को सिखाना है। ये जो डांस का करियर था, ये कितने टाइम आपने फॉलो किया? कितने टाइम आपने लोगों को डांस सिखाया? कितने टाइम इसको फॉलो किया? सी डांस तो खैर मैं कभी छोड़ नहीं सकता, ये तो इससे स्टार्टिंग हुई है मेरी, और मैं अभी भी डांस सिखाता ही हूँ बच्चों को, मेरे एकेडमीज चलते हैं इस डांस के। और स्टार्टिंग जो डांस की हुई थी और कब तक मैंने इसमें बहुत अच्छे से किया, जब आज मुझे याद है, मुझे अपना फर्स्ट एनुअल फंक्शन मिला था जयपुर में, काफ़ी बड़ी स्कूल थी जिसमें मेरे को फर्स्ट एनुअल फंक्शन मिला था। और उसके अंदर ये था कि उन्होंने मुझे करीबन 15 सॉन्ग दिए थे। अब वो 15 सॉन्ग ऐसे थे कि मुझे पता भी नहीं था ये सॉन्ग क्या है, अच्छा। क्योंकि एनुअल स्कूल्स जो होते हैं वो कभी भी बॉलीवुड वगैरह पे नहीं करवाते हैं। वो सॉन्ग बिल्कुल अलग थे, कुछ सूफी कुछ पंजाबी, जो कि मेरे थोड़े से नॉलेज से बाहर थे, क्योंकि मैं नया था, मेरे लिए फर्स्ट इवेंट था वो। और मेरे को 600 बच्चे दिए, हर इस सॉन्ग के लिए 50 बच्चे रेडी किए थे उन्होंने, बोले कि 50 से 60 बच्चे आपको इसमें करने हैं। फर्स्ट डे में जब गया तो मतलब मैं ख़त्म हो चुका था सुनते ही कि मैं कराऊंगा क्या, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये सॉन्ग ही नहीं, ना वो मेरे को सुनने दे रहे सॉन्ग, अब मैं करूँ क्या। तो मैंने कैसे तैसे करके वो दिन निकाल के मैं प्रिंसिपल से मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, मुझे थोड़े से गाने दे दीजिए, मैं घर जाके सुन के थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने घर आया, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस सीडी में सॉन्ग चलाए और मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से गाने हैं, कुछ सूफी सॉन्ग्स हैं। उस वक्त मैं सूफी सॉन्ग जानता भी नहीं था, 2010 या 11 की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त मैं जानता भी नहीं था सूफी सॉन्ग्स क्या होते हैं, और थोड़े से फिर मैंने सुना। अब रात हो गई, अब रात हो गई, मुझे ये डर लगने लगा कि मुझे सुबह कल जाना है, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी रात रोया हूँ ये सोच के कि मैं कल कराऊंगा क्या, और मेरे को शायद ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर ही इस चीज़ को छोड़ दूँ, मुझे यहीं इस चीज़ को छोड़ क्विट देना कर चाहिए। देना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए ये था कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझ पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ बुलाया है उन्होंने। एक होता है ना कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आप छोड़ना भी नहीं चाहते, आप छोड़ के भी जैसे तैसे शायद 3 या 4 बजे होंगे, मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैंने गाने सुन लिए, बस मुझे गाने सुनने थे। मैंने गाने सुने और मैंने थोड़ा पेपर वर्क किया कि मुझे किस थीम पे क्या करना है, सबकी थीम बनानी थी। फिर मैं उस स्कूल में गया, मैंने 1-2 दिन थोड़ा स्लो रखा मैंने कि हाँ ठीक है, मैं एक बार समझ जाऊँ चीज़ों को। समझने के बाद में मैंने उनको हर एक कैटेगराइज़ में डांस कराया कि ये थीम ऐसी रहेगी और ये थीम ऐसी रहेगी। तो उसके अंदर आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब वो सारी थीम्स कराई, 12 की 12 थीम्स मैंने कराई, वो सब बिल्कुल अलग-अलग, सब बिल्कुल डिफरेंट। वो मान सकते हो कि एक डांस के साथ में बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वो मैंने कराया है उस दिन कि मतलब एक थीम बेस्ड होता है ना कि हम एक बहुत सारे बच्चे हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, प्लस एक इंस्पिरेशन भी हो गई कि एक लंगड़ा बच्चा आया और एकदम से उसने उसने भी खेलना होता है, फिर वो उसको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट, एंड दे आर डांसिंग ऑल्सो, वो डांस भी कर रहे हैं और उसके साथ में एक थीम क्रिएट हुई। वो विजुअल मैं देख रहा था, और मैं शायद 16-17 साल का हूँ आई गेस। तो जब मैंने वो विजुअल देखा तो मेरे को ये बिलीव नहीं कि मैंने ही कराया है, ये मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये मैं करा चुका ये सब चीज़ें। और जब मैंने ये कराया और उसके बाद में फिर मुझे इतना लाइक लोगों का सपोर्ट मिला। अब मतलब 16 साल के बच्चे के साथ में अगर कोई बच्चा स्कूल के आपसे वो ऑटोग्राफ लेंगे, तो आप सोचो आपके लिए क्या होगा वो। मुझे तो नाम लिखना नहीं आता ढंग से मेरा, वो लोग मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो मैं कैसे, मतलब वो चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए क्या था। कि यहाँ से मैंने फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था कि विनय, तुझे जब वो 4 घंटे की रात नहीं रोक पाई, तो तुझे ये सब दिन कैसे रोक पाएंगे। ये चीज़ मेरे को बहुत आज भी मोटिवेट करती है, और मैं हमेशा जब भी मैं अपने आप को डाउन फील करता हूँ तो मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ। आपने अपना नाम लिया विनय। विनय में लोग लिखते हैं VINAY और आप लिखते हो WINAY, तो ये डिफरेंस क्यों?
जो VINAY लिखते हैं, मैं मतलब थोड़ा इजी बताता हूँ। जो VINAY लिखते हैं और जो WINAY लिखते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अलग भीड़ है, विनय वाली, VINAY वाली। और ये WINAY वाली है, ये मेरी वाली भीड़ है। यहाँ डिफरेंसेस ये क्रिएट होता है कि देखो, अगर आप इसको जोड़ोगे WINAY, तो WINAY में से WIN ले लोगे ना आप शुरू का, तो इसका ये क्या प्रोनाउन करता है, विन। और विन का मतलब क्या होता है हिंदी में, जीत। और मैं कभी हारना चाहता ही नहीं, तो मैंने अपने नाम में एक मोटिवेशन रख लिया। तो ये पेरेंट्स ने रखा है या आपने कर लिया? मेरा शुरू में तो VINAY था, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर जब मेरे को मोटिवेशन अपने ही से लेनी होती है, तो फिर मैंने अपने आप को ही। जैसे आपने बताया आपके नाम में ही विन है, तो ऐसे कोई और भी मोमेंट्स हैं? जैसे अभी आपने बताया था कि आप पूरी रात रो रहे थे, नेक्स्ट डे आपने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करी, आपको अप्रिसिएशन भी मिला। तो अब ऐसे और क्या मोमेंट्स हैं जब आपने सच में प्रूव किया कि हाँ, इस नाम को रखने का मतलब सही था, मैं जीत रहा हूँ? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरी ही लाइफ का। एक मुंबई में एक एजेंसी थी जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट किया था कि आपका एक एल्बम में आपको एज ए डांसर लेंगे। तो मैंने लगा ठीक है। उस वक्त अभी क्या होता है, मुंबई में कोई भी काम मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। तो अब मैं बहुत खुश था, है ना। अब मेरे साथ ये कि एक्साइटमेंट मुझे सोने नहीं देता, चाहे वो किसी भी तरह का एक्साइटमेंट हो। अगर मुझे नेक्स्ट डे कुछ करना है तो मैं वो सो नहीं पाऊंगा। और वहाँ की जो रिपोर्टिंग टाइमिंग था वो 7 बजे का था, और मैं सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ 5 बजे पहुँचने के बाद में मेरे को ये जानना था कि मुझे आप ना बस क्लू दे दो कि करना क्या करना है, क्या है? मैं उसका प्रैक्टिस कर लूँगा। तो मुझे क्लू मिल गया। अब करीबन 6 साढ़े 6 बजे मुझे क्लू मिल गया था, और मैं उस पर प्रैक्टिस करने लगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो शूट स्टार्ट हुआ 3 बजे। अब शूट शुरू हुआ तो जो लीड थे, लीड के जस्ट बगल में मैं खड़ा था और मैं कर रहा था। तो आई डोंट नो डायरेक्टर को क्या लगा, उन्होंने बोला कि विनय आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ओके, मैं ठीक है चला जाता हूँ। मैं फिर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। और फिर उनको लगा कि विनय थोड़ा सा फ्रेम में अलग डिफरेंस ला रहा होगा, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो जाइए। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में हो गया। लेफ्ट साइड के बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डबल फ्लोर थे तो एक ऊपर से शूट हो रहा था और एक नीचे से शूट हो रहा था, आप ऊपर वाले डांसर्स के साथ मिक्स हो जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं वहाँ पे हो गया, तब भी कर रहा हूँ। तो फिर अब डायरेक्टर बोले कि नहीं 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 समझ में आ रहा है, तो एक काम करो विनय को हटा दो। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला, विनय को हटा दो। और ये मतलब ऐसा होता ना कि सुन पड़ जाना, वो सुनते ही मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था, और फिर मैं साइड में हो गया। और मतलब मेरे साथ में ये था कि मैं वहाँ बैठूं या नहीं बैठूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे से बैठा है, क्योंकि मेरे अंदर मैं भर चुका था कि मेरे को हटा दिया। और 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, और मेरे को हटा दिया। मैंने पानी तक नहीं पिया, मैं खाया कुछ सुबह के नहीं हूँ, 4 सुबह बजे से से मैं शाम के 4 प्रैक्टिस बजे कर, तक। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शायद मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी इस वजह से शायद मैं सबको मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को हटा दिया, और फिर मैंने बोला कि मैं चला जाता हूँ फिर इससे अच्छा। तो मैं चलता गया, चलता गया। अब वही, एक आर्टिस्ट के पास क्या होता है, एक अपना खुद का सफ़र होता है जो वो अपने आप को दोहराता है उसमें। तो मैंने अपना सफ़र पैदल ही तय किया। अब मैं चलता रहा और अपने आप को सोचता रहा कि मैं क्या सही हूँ क्या इस लाइन में, मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या। अब मैंने जब ये सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को ये छोड़ दिया था कि यार अब नहीं हो रहा है, अब चलते हैं, अब ख़त्म करते हैं, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब इतना होने के बाद, इतना करने के बाद भी अगर लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैं हार मान चुका था उस वक्त। और अब जो पॉइंट आएगा वो आप गौर से सुनना। जब मैं सिग्नल पे खड़ा था, फुटपाथ पे सिग्नल पे खड़ा था मैं, एक सिग्नल था, सिग्नल पे काफ़ी लोग खड़े थे, और मैं अपने आप को और लॉस्ट कर चुका था कि नहीं अब नहीं होगा। तो अब आप, जब मैं इधर उधर देखता 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 मेरी एक नज़र पड़ी एक बाइक पे एक सज्जन बैठे थे, और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, 15-16 साल की होगी, स्कूल ड्रेस में थे वो। तो ठीक है, मेरी एक बार नज़र पड़ी, फिर मैं अपनी ही वापस से अपनी ही दुनिया में खो गया था। देखता देखता मैंने, और जब वो सिग्नल चलने लगा, अब वो सिग्नल चलने लगा तो मैंने एकदम से, है ना, जब गाड़ियां क्लियर होती गई तो वो जो बाइक दिखी, और बाइक में अब वो जो बच्ची थी, वो अपने पापा, वो शायद एग्जाम दे के आए थे, वो पेपर कुछ कंसल्ट कर रही होगी, मुझे इतना नहीं पता। तो वो पापा को बता रही थी खुश होके कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, शायद उसने कुछ अच्छा किया होगा।
तो जैसे ही वो बाइक क्लियर हुई और ट्रैफिक क्लियर हुआ और मैंने जब वो देखा तो मैंने देखा कि उस बच्ची के दोनों पाँव ही नहीं है। और मैं मतलब मेरे आज भी गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। मैं वो चीज़ वो इंसिडेंट सोचता हूँ ना कि अगर ये इतना कुछ खोकर भी खुश है और वो अपनी ज़िंदगी जी रही है तो फिर मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी करूँगा। और मैं वहाँ से फिर मोटिवेट हुआ। मैंने फिर अपने आप को वापस से इस आग में मतलब धकेला अपने आप को। मैं फिर वापस से अपनी लाइफ में आया। काफी इंटरेस्टिंग साउंड की आपकी स्टोरी, सच में दिल से कनेक्ट कर पाए उस चीज को। बट जब पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग होती है ना तो और भी चीजें निकल के आती है। अब जैसे आपने विन फैक्टर मेरे को बता दिया, बट अब इन सब टैटूज के पीछे का क्या चक्कर है? वैसे तो मैंने अभी तक ज़्यादा टैटूज नहीं कराए हैं। एक इस हाथ पे है और एक इस पे है और एक मेरा जो मेरा फेवरेट टैटू है वो मेरा नेक पे है। ठीक है। अब इनके पीछे ऐसा कुछ एग्जैक्ट कोई रीजन तो नहीं था, बट फर्स्ट टैटू मैं आपको बताता हूँ। मैंने फर्स्ट टैटू जो बनवाया वो यहाँ बनवाया। इसमें लिखा हुआ है आई विल नॉट स्टॉप लविंग यू मॉम। ओके। है ना। तो ये मैंने एग्जैक्टली फॉर माई मॉम, मैंने मम्मी के लिए करा क्योंकि उनसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई रहा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे मॉम और मेरे पापा। तो ये टैटू मैं उनको देना भी चाहता था। और इसका और एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि इससे मेरे को एक मतलब बोलते हैं ना कि मेरे को परमिशन मिल गई कि मैं टैटू और करवा टैटू और सकता हूँ, करवा क्योंकि सकते। ये पहला टैटू मैंने मम्मी के लिया तो मम्मी बोलेगी ही नहीं कुछ। हाँ ठीक है, अब मेरे लिए करवाया तो अब क्या बोले। उसके बाद में फिर मैंने सेकंड टैटू मैंने ये कराया जो आज भी लोग पूछते हैं कि आपने जो करवाया है इसका मतलब क्या है। ये जो आपने नसें वगैरह लोग आज हर तरह से बोलते हैं कि इसमें जड़ें हैं, ये नसें हैं। तो मैंने बोला कि मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से इसको माइंड रूट्स बोलता हूँ कि ये माइंड रूट्स है जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया है वो जैसे पेड़ होता है जो बढ़ता रहता है तो जड़ें फैल जाती है, वैसे ही आप जितना आप सोचते हो, जितना आप चीज़ों के अंदर स्प्रेड करते हो, जितना आप ज़्यादा आप किसी चीज़ में ध्यान देते हो तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं माइंड रूट्स यहाँ तक आ चुकी है मेरी। ओके। ये मेरा इसका सेकंड रीज़न ये हो था मेरा कि मैं इस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करूँ। जो मेरा थर्ड हैंड पर है ये एक पूरा लॉयन है। स्ट्रक्चर पूरा लॉयन का है, ये दो आईज वगैरह हैं। एंड इसके अंदर एक लॉयन बनवाने का रीज़न ये था कि मैं छोटा था तो मैं एक मूवी से बहुत इंस्पायर्ड था, नार्निया। हॉलीवुड मूवी है नार्निया करके। उसमें जो हर चीज़ को सपोर्ट करता था उसमें वो लॉयन था। लॉयन किंग था। हाँ, वो लायन था जो हर चीज़ को सपोर्ट करता था और उसका नाम था एस्लन। और वो एस्लन मुझे मतलब इतना ऐसा हो गया ना कि ऐसा लगता है कि अगर वो है उस मूवी में तो सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। तो वो मेरे से टच हो गया और मैंने वही एस्लन यहाँ लगा लिया कि ये मेरे साथ है तो मेरे साथ भी सब कुछ सही है। और मैंने नाम भी लिखवा दिया उसमें एस्लन। क्या बात है। तो ये मेरा टैटूज तो अभी बहुत करवाने हैं क्योंकि एक तरह से मेरा बहुत ज़्यादा शौक है टैटूज को लेके कि मुझे टैटूज चाहिए चाहिए चाहिए। बट समय बहुत टाइम देना पड़ता है टैटूज के लिए कि एक तो उसको बनवाओ उसके बाद उसको रेस्ट देना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं टैटू नहीं करवा पा रहा। तो अपन वापस वहीं चलते हैं कि मुंबई में आपकी जर्नी ने रफ्तार कैसे पकड़ी? रफ्तार से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्ट कैसे किया मुंबई में। मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तो मैं किसी के रेफरेंस पे गया था। ओके। और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर एक नॉन है, आप उधर जाइए और मुंबई में, और एक डांस अकेडमी थी और उनसे मिलिए आप, और आप जब उनसे मिलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर लेंगे। और काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं मुंबई में जैसे तैसे चला तो गया। मैं वह जब वहाँ गया और मैंने वो अकेडमी देखी तो वहाँ मतलब ऐसा लगा ना कि मैं क्या देख रहा था और मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब सब कुछ एडवांस था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ पर उनसे मिला जो वहाँ के डांस टीचर थे। तो अब मुंबई लैंग्वेज आपको पता है कैसी होती है। तो उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, कैसे आए होंगे, क्या नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक चीज़ पूछी कि आप कहाँ से आए हो? जयपुर से, मैंने कहा। और जब उन्होंने ऐसे कहा कि जयपुर से आए तो आप, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि आपने जयपुर में, उनकी लैंग्वेज में, कि आपने जयपुर में क्या उखाड़ा है जो आप यहाँ आए हो। मैं वहाँ रुक गया। जब मुझे ये समझ में आ गया कि आई थिंक मेरे मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, ये नहीं रखेंगे, और मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुंबई में अब जब जाऊँगा जब मुंबई खुद बुलाएगी। ओके। और उसके बाद में मैंने अपने आप को कंप्लीटली हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया खुद पे। और आप वापस जयपुर आ गए थे? जी, उस वक्त मैं वापस जयपुर आ गया था। वो मेरा फर्स्ट टाइम था।
और जब मैं जयपुर आया और उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत काम किया, और बस एक ईगो हर्ट हो गया था कि बुलाएगी मुंबई तो ही जाऊँगा। काम आपने अपने पे किया, वो किस फील्ड में किया? जो मेरा काम था फील्ड के अंदर, मैंने आपको कहा था सबसे पहले कि मैं डांस लाइन से हूँ, तो शुरुआत मैंने डांस से ही करी थी। तो मेरा बेसिकली मैं डांस लाइन से ही जाना चाह रहा था कि मैं जाऊँ डांस में, रियलिटी शोज़ में जाऊँ और इसमें काम करूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने अपने आप को और पॉलिश करना शुरू किया। तो और मेरा एक डांस फॉर्म था जो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म था, उस पे मैंने बहुत वर्कआउट किया और मैंने काम करना शुरू किया। फिर धीरे जब मैं यहाँ रहा जयपुर में, तो साथ ही मैंने एक एकेडमी भी रन करी थी उसके बाद में। और उस एकेडमी को रन करने के बाद में मुझे एक जो एजेंसीज के एजेंट्स होते हैं ना, जो अपने मार्केटिंग करते हैं कि आप यहाँ हो, तो वो एक मॉडलिंग एजेंसी के एजेंट थे जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उन्होंने कहा आप मॉडल जैसे लगते हो, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। तो और मैंने कहा कि ठीक है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को अभी इसका कुछ इतना नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सर से मिलो और वो आपको गाइड करेंगे। तो मैंने बोला कि सर से मिल तो लूँगा लेकिन आप लोग चार्ज करोगे? तो उन्होंने मेरे को अपना पूरा बताया कि ऐसे-ऐसे, और उन्होंने करीबन 30,000 फीस बताई थी मेरे को। उस टाइम पे उस टाइम की बात है। और 30,000 मतलब मेरे लिए तो 30 लाख भी नहीं थी, करोड़, 30 करोड़ ऐसा था। क्योंकि मैं एक छोटे से एक बैट्समैन में डांस क्लास चलाता था और उसमें मेरा किराया निकल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर टच कर गई कि उनने वो कहा ना कि आप मॉडल जैसे लगते हो, तो वो मेरे अंदर एक फिट हो गया कि आप मॉडल जैसे लगते हो या बनते हो। तो अब टर्निंग पॉइंट देखना मेरा, ऐसा होता है ना कि भगवान आपके साथ में है या नहीं है, मेरे को लगता है वो होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको, बस एक वो आपको रास्ते पे खुद ही मोड़ देते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये एक क्लिक कर गए वो मेरे पे कि आप मॉडल जैसे बन लगते हो, तो मैं 30,000 तो पे नहीं कर सकता था। तो लेकिन मैं फिर भी उनसे सर से मिला मैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी कन्विंस किया कि आप करो, आपको ग्रूमिंग होगी आपकी, आप काफ़ी अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे एज मॉडल। तो मैंने कहा कि सर मैं आई एम नॉट एबल टू पे, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कि इंडस्ट्री में तो आपको पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इसी चीज़ से है। तो बोला ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जो कैपेबल है, जो टैलेंटेड है, तो शायद वो वैसे भी तो जा सकता है ना। तो मैं वहाँ से भी निकल गया था, फिर ऑब्वियसली मैं छोड़ दिया था मैंने कि रहने देता हूँ। फिर उसके बाद में मेरे पास में उन्हीं एजेंसी में से उनके रिसेप्शन जो होते हैं उनका फ़ोन आया था करीबन 6 महीने बाद में कि आप एक बार एकेडमी आए, आपको सर से आप सर को आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने मुझे, जयपुर के अंदर की बात है, जयपुर में 3 कॉलेज में एज ए सोच टॉपर लिया था। ओके। और मैंने कहा कि मेरे को अभी इतना नॉलेज है नहीं, बट उनको मेरी वॉक बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वॉक मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ कि हाँ ठीक है एज तो आप मॉडल। अब बचपन से देखते आ रहे थे हाँ, तो वो फैशन मैं शो? देखता आ रहा हूँ, तो मेरे अंदर था, क्योंकि डांस भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो वो भी मेरे अंदर था। तो अब वो होता है ना, डाइवर्ट हो गया माइंड कि मैं अब मॉडलिंग लाइन में आ गया हूँ। लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं डांस को, मैं डांस कंटिन्यू चला। फिर मैंने दोनों काम को पार्ट बना लिया अपनी। फिर मैं फैशन इंडस्ट्री में आया, फिर मैं फैशन इंडस्ट्री में मैं मॉडलिंग में आया। फिर मैंने एक इंडिया फेम करके अपना एक इवेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पार्टिसिपेशन में मतलब मैं इतनी अच्छी फिजिक थी नहीं मेरी उस वक्त, मैं बहुत लीन था, पतला था। तो वहाँ के ज्यूरीज ने मेरा टी शर्ट उतरवाया और मतलब एक तरह से इंसल्टिंग वाला कि तुम तो मॉडल लगते ही नहीं हो, तुम क्या मॉडलिंग करोगे। मैं बोला सर ओके, ठीक है, ये भी सही है। तो बट ठीक है, मैं वहाँ से भी निकल के आ गया। जब मैंने एक पेजेंट किया था उसके अंदर मुझे खिताब मिला था और मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर का अवार्ड मुझे मिला था। और उस वक्त जो मेरे हेयर स्टाइल थी 2012 में, आपको पता है कि उस वक्त इतना हेयर स्टाइल नहीं होता था, एक नॉर्मल फॉर्मल हेयर नहीं, कट तो कर दिया। इनसे भी कुछ अलग था? जी, मेरा हर साल कोई ना कोई एक हेयर स्टाइल में डिफरेंट रखता था। ये एक मेरे अंदर एक था कि मैं नहीं, हेयर बड़े स्टाइल बालों हमेशा। में हेयर स्टाइल डिफरेंट था, छोटों में डिफरेंट था, या इसी तरह का कुछ अगर है? आपने सुना हो तो एक ईमो कट आता था। एक ईमो कट में क्या होता था, सामने से कट हुआ और यहाँ से लेंथ लंबी हुई, यहाँ से हल्का सा कलरिंग हो गया, पीछे से थोड़े से बड़े हो गए, यहाँ से जिगजैग स्पाइकी हो गए। तो वो थोड़ा डिफरेंट 2012 में अगर मैं वो कर रहा हूँ तो लोग बेसिकली ऑब्वियसली लोग ऐसे सोच रहे हैं कार्टून है ये, तो क्या है, ऑब्वियसली क्या बात है, मैं करके अभी भी घूम सोच रहा है। के मैं वही इवन समझ रहा आप था। बिलीव नहीं करोगे कि लोग मेरे को बोलते थे कि एक बार मैं टच करके देख लूँ नकली तो नहीं है। ओके टच कर लो। और मैं थोड़ा सा फंकी ही लेके घूमता था, अपने आप को लेके चलता था। और लोगों को इस चीज़ का बिलीव नहीं था कि ये वाकई में असली है नकली है। तो उस शायद उस बिहाफ में लोगों को थोड़ा यूनिक लगा मेरा हेयर स्टाइल। और
फिर मैंने उसका खिताब पाया। नहीं, मैं जैसे आपने एक यूनिक हेयर स्टाइल का अवार्ड जीता, तो मतलब उस तरह की हेयर स्टाइल को ही वो अवार्ड मिल रहा था, या फिर और भी किसी ने यूनिक लंबे बाल कर यूनिक लिए तो भी ना, अवार्ड मिलेगा? यूनिक हेयर स्टाइल, यूनिकनेस ऑब्वियसली को मिल रहा यूनिक, था। जो औरों से अलग है। ऑब्वियसली यूनिक वही हुआ ना जो औरों से अलग दिख रहा है, बिल्कुल वो यूनिक हेयर स्टाइल का मेरे को अवार्ड मिला था। पेरेंट्स ने कभी मारा नहीं उन चीजों के लिए? देखो, पेरेंट्स की बात करूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स है ना, इस दुनिया में सबको वैसे पेरेंट्स मिले तो शायद बहुत से आर्टिस्ट आगे बढ़ जाएंगे, मेरा ये मानना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा पुश किया है कि गो। बाल कलर करा के आने के बाद भी? समटाइम्स मेरी मॉम ने भी किए हैं मेरे बाल कलर। और मेरी आधी डिजाइनर तो वही थी। जब मैं कुछ भी उठपटांग, मुझे ड्रेस करना है या फिर ये पहनना है, तो वो ही सपोर्ट करते थे। अब बिलीव नहीं करोगे, ये जो मैंने पियर्सिंग कराया हुआ है, ये मैं मेरी मॉम के साथ में ही गया था करने, और उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उन्होंने बोला कि हमने हमारी जिंदगी जी ली, अब हम आपके साथ जिएंगे तो आपके हिसाब से आप जैसा दिखाओगे हम वैसा देखेंगे, तो शायद हमें कुछ और सीखने को मिल जाए। ये मेरे मम्मी पापा का कहना है या मानना है, और वो काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज़ को लेके कि ये क्या है वो क्या है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ओके। और फिर भी उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। अब जैसे आपने ये हेयर स्टाइल के बारे में बता दिया, तो अब यहाँ से आगे आपने क्या अचीव किया, फिर किस तरीके से वो विन को वापस प्रूव किया? ओके, उसके बाद में मैं कंटिन्यू मैंने शोज़ किए, मैंने काफ़ी शोज़ किए, फिर काफ़ी रैम्प शोज़ किए, और मैंने एक अपना नाम ले लिया। मतलब नाम मेरे के अंदर है ना, एक वो एक अंदर एक वो था कि मेरे को पैसा नहीं, मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। और अब जब मैं इसके अंदर इंडस्ट्री में मैं गया, मैं फैशन वॉक करने लगा, मेरा एक सपना रहा कि मैं पेरिस में जाके एक रैम्प शो तो करूँगा। और एक होता है ना छोटा सा, मतलब थोड़ा सा पागलपन सा जो है, वो वाला चीज़ बताता हूँ कि एक हमेशा से एक चीज़ थी कि मैं पेरिस के अंदर एयरपोर्ट पे जैसे ही आ गया, मैं रो दूंगा। अब वो सोच लो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी कि मैं सिर्फ उस एयरपोर्ट तक आके ही मेरे हालत खराब हो जाएगी, तो मेरे को वहां तक जाना है, वहां तक। लेकिन डेस्टिनी है, वो पता है उसे उसे कहाँ ले जाना है। तो जब मैं ये इंडस्ट्रीज में मैं काम करता था एज ए फैशन मॉडल, तो मैं लोगों को टिप्स दिया करता था कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। तो धीरे धीरे मैंने शोज मेरे को मिलने लग गए कि आप ही इनको आप इनको एक बार ट्रेन कर दो। वो पहले मेरे को कॉलेजेस मिले थे, फिर उसके बाद मेरे को पेजेंट्स मिलने लगे कि आप इनको ट्रेन कर लो कि कैसे आपको इनको पॉजेस करना है, कैसे नहीं। तो जब मुझे ये मोटिवेशन मिलने लगी कि मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ दी जाएगी तो आप उस पर रिसर्च तो करोगे कि और अच्छा कैसे करें। तो मैं इस पर रिसर्च करने लगा, मैंने इन चीज़ों पे स्टडी करने लगा कि मॉडल होता है तो क्या करना चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है उनको, कैसे उनका एक प्लेटफॉर्म सेट करना है। तो मैं इसके अंदर फिर एज तो मॉडल। ये सब चीजें केवल आपने देख देख के सीखी थी? या आपको कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया हुआ? नहीं, इस चीज़ पे मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास जज्बा है ना, और आप पागल हो किसी चीज़ के पीछे, तो आप हारोगे तो नहीं बॉस। और आप उनको कॉन्फिडेंटली सिखा पा रहे थे, और वो आज सीख भी पा रहे थे आपसे? जब मैं लोगों को ये ट्रेन करने लगा तो ऑब्वियसली मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखता। अब एक से मैंने ये सीखा, उससे मैंने ये सीखा, और मैंने अपने अंदर वो है और ऑब्जर्व कर लिया। आपके अंदर अगर एक अच्छी एबिलिटी है क्या, अगर आप लोगों को बोलने की जगह ऑब्जर्व करना ज़्यादा सीखोगे ना, कि अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बोलता कम हूँ, अभी बोल रहा हूँ, बट मैं बोलता बहुत कम हूँ। मैं बहुत शाय नेचर का और थोड़ा सा हूँ, इंट्रोवर्टेड हूँ। क्योंकि मैं बस अगर मैं बैठा हूँ तो मैं वो चीज़ देख रहा हूँ ना, कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं रोड भी देख रहा हूँ ना, तो मैं उनमें चीज़ों को ढूंढता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसा है, तो वो क्वेश्चन आंसर मेरे माइंड में चलते हैं। और वही क्वेश्चन आंसर चलते चलते आंसर सॉल्यूशन निकालना इन चीज़ों को, और शायद वो चीज़ें मेरे काम आ जाती है। ऐसे ही मैं डांस स्टेप्स निकाला करता था। मैं ओके। रास्ते में चलते चलते ही डांस स्टेप्स निकाल लेता था। तो वो अभी तक जो सपना था पेरिस में जाके एयरपोर्ट पे रोने वाला, वो अभी तक पूरा हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अभी तक तो। और आज नहीं तो कल मैं करूँगा, मरने से पहले तो मैं कर ही पूरी लूँगा। दुआएं हमारी आप लोगों के थैंक साथ हैं। यू। आप जाओगे पेरिस, और साथ में हम भी चलेंगे आपको अरे कैप्चर करने डेफिनेटली। के लिए। डेफिनेटली। बेसिकली है ना, ये इंडस्ट्री है ना, जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। लोग जी। कहते हैं कि ये खराब है,
लोग कहते हैं ये अच्छी है, तो ये क्या है, ये क्या सब चीजें चलती है? देखो आपको मैं नॉर्मली से एक बात बताऊंगा कि आपने जितना देखा है ना, आप उसी तरह से अपने माइंड को लेके चलोगे, बिल्कुल। है ना? तो मैंने जितना देखा है, मैं अगर चीज़ों को गंदे नज़रिए से देखूंगा कि मैंने सिर्फ यही देखा है, तो फिर मैं उसको फेयरली जज कर ही नहीं पाऊंगा कि वहाँ पे अच्छा भी हो सकता है। ओके। और ये चीज़ें, ये ह्यूमर जो चीज़ें फैलती है, कहीं ना कहीं सच भी होगी जब भी तो होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच भी है, तो नहीं तो क्यों फैलेगी? सारा खेल क्या है? सारा खेल सोच का है। ओके। और सोच और ग्लैमर से कनेक्ट होती है, तो आपके मन में क्या आएगा? डर्ट। क्यों आएगा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारा 50 से 60% हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वैसा चलता है। चलता है। देखिए, इंडस्ट्री में जैसे फैशन इंडस्ट्री है, और फैशन इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए होता है? फैशन में एक मॉडल चाहिए होता है, प्लस एक डिज़ाइनर होता है, मेकअप वगैरह सब एडिशनल चीज़ें होती है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है, एक बॉडी एंड ड्रेस, इन दोनों का कंबाइन होके एक मॉडल रैंप पे उतरता है। ठीक है, अब वो ड्रेस किसी भी तरह का हो, वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो डिजाइनर्स के ऊपर होता है कि वो किस तरह का ड्रेस होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ग्लेमर से ही कनेक्ट होता है सब कुछ। और जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट को अगर वो बेचना है तो उसकी पूरी कवरिंग होती है, उसका कवर भी होता है, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट बिकता है और वो चीज़ें सामने मार्केट में आती है। तो वैसे ही एक मॉडल है, एक मॉडल न्यू बिल्कुल क्लॉथलेस है, और उसको क्लॉथ कराया, और उसके बाद उसको रैंप पे उसको लेके गए हम। उसको रैंप पे लेके आने के बाद में आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? सी, हमारी जो इंडस्ट्री है, हम हमारे जो डिज़ाइनर्स है और हमारे जो सेलर्स है, जो बायर्स है, जो क्लोथ्स खरीदते हैं या डिज़ाइंस खरीदते हैं, वो उस माइंडसेट से जाएंगे। तो वो शायद, मुझे नहीं लगता कि वो उसके अंदर की चीज़ों को वो देख पाएंगे मॉडल्स के। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, वो किसी मॉडल को या किसी का एक बॉडी है या वो ऐसा, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। वो एक प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट के आधार पे वो चीज़ें सेल होती है। और रही बात गंदगी की और डर्ट की, तो ये सिर्फ एक सोच है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आज अपने पेरेंट्स हैं, जैसे अब जो इतना कल्चर डेवलप हुआ है आज के डेट में, तो क्या अपन आज वाले पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को इस इंडस्ट्री में डालने के लिए? पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, जो अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अभी हाल ही में मैं एक है ना फैशन पेजेंट कर रहा हूँ, वो किड्स का है। नाम जो है वंडर किड्स मॉडल ऑफ इंडिया है, 2025। और इसका जब मैंने आगाज किया और इसका जब मैंने अनाउंस किया, अभी हाल ही में मैंने पोस्टर लॉन्च भी किया इसका, तो ये करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ओके। क्योंकि एक डर था कि आज इतना चीज़ें खराब हो रही है मार्केट में, और पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चों को लेके थोड़े से तो अवेयर हैं ही, इनसिक्योर रहते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी रहा था कि पेरेंट्स क्या इस चीज़ पे बिलीव कर पाएंगे कि हमें भेजना चाहिए। बट सीधा सीधा सा आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि मेरे पास में काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हैं, ओके। और मेरे पास में अभी भी फोन कॉल्स आते हैं। आज भी मैं जब आपके पास आया हूँ, उससे पहले मैं काफ़ी कॉल्स अटेंड करके आया हूँ, और पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व है। वो खुद बोलते हैं कि आपके ऑडिशंस कहाँ हैं, हमें हमारे बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है और उनको आगे बढ़ाना है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को लेके है, कि वो पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। केवल बच्चे या बड़े भी, मतलब एडल्ट्स भी? देखो, अभी जो मेरा जो पेजेंट है वो सिर्फ किड्स का है। ओके। और एडल्ट्स का है कि मैं हाल ही में एडल्ट्स का भी करने वाला हूँ, तो वो अभी मैं इसके बारे में इतना कुछ बता नहीं सकता। ठीक और है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस डेज में मैंने जो फैशन पेजेंट किया था, वो एडल्ट्स का ही था, और राजस्थान स्टेट पे था, और वो एडल्ट्स का था। और तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छे खासे इन्वॉल्व थे, और मेरी एकेडमी में खुद बच्चे आते हैं, और मॉडलिंग के लिए आते हैं, मॉडलिंग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो भी बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं, एक विश्वास है उनको कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पे कि हाँ, ये जेन्युइन चीज़ है, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरे आपके इस मॉडलिंग वाले टॉपिक से ना एक चीज़ दिमाग में आई कि मॉडलिंग करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे सपोज करो कि हाइट इतनी होनी चाहिए,
अपन को स्लिम ही होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, बिकॉज आप अभी जो भी हम मॉडलिंग देखेंगे, चाहे वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, हर कोई जिम कर रहा है, उनकी हाइट ऑलरेडी उतनी बूस्ट अप है, तो क्या ये सब चीजें कंपलसरी है? सही मायने में बताऊँ तो ये कहीं न कहीं कंपल्सरी है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मॉडल्स की कैटेगरीज़ होती है। अब आपने नोट किया हो तो अगर मैंने आपका फ़ोटो शूट किया, आपकी हाइट कुछ भी हो, 5'3" हो जनरली, आपका मैंने फ़ोटो शूट किया, तो वो फ़ोटो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि आप 5'3" के हो या 5 के हो या 6 फीट के हो। वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी पे। लेकिन मेरा प्रोडक्ट बिक गया उस फ़ोटो से, तो कहीं न कहीं आप वो मॉडल हो। आपकी वजह से वो मेरा प्रोडक्ट बिका है, तो भी तो आप मॉडल हो, तो हाइट तो वहाँ पर आपकी मैटर ही नहीं कर रही। तो ये कैटेगरी है। एक प्रिंट शूट जिसे हम बोलते हैं, प्रिंट शूट मॉडल जो होते हैं वो अलग होते हैं। प्लस जो रैंप मॉडल्स होते हैं, वहाँ का हाइट क्राइटेरिया मैटर करता है। वहाँ पर आपकी फिज़िक अच्छी होनी चाहिए, एक मतलब लीन शॉर्ट मसल लोग होना और थोड़े चाहिए। से अगर मोटे लोग हैं तो आपको वो। मैं किसका एग्जैक्ट हाइट क्राइटेरिया में बता देता हूँ। जो आप रैंप पे जो बॉयज वॉक करते हैं या फिर अपना डिजाइन शोकेस करते हैं, वो मॉडल्स 5'9" के ऊपर होने चाहिए। अच्छा, 5'9" से नीचे नहीं होना नहीं, 5'9" से नीचे नहीं होने चाहिए। ये एक चाहिए। एंड फॉर रैंप गर्ल्स? पे है। एंड फॉर गर्ल्स 5, देखो इंडिया में तो फिलहाल 5'5" भी चल जाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत रेशेस कम है इसके हाइट के। और बाहर देखा जाए तो 5'8" 5 फीट। के अबाउ, बिकॉज वो 3 से 4 इंचेस वो हील पहन लेती, तो वो 6 फीट के बराबर आ जाती है। तो विनय, अपन इस इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स एंड फेक चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। नशा और फैशन दोनों को आपस में एक दूसरे से हमेशा जोड़ के रखा गया है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? नशा और फैशन, मैंने कभी ऐसा कुछ समझा नहीं इस चीज़ को कि एक फैशन के साथ में नशा होना ज़रूरी है। अगर आपका फैशन ही नशा है तो आपको दूसरे नशे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जैसा कि मैं हूँ, मतलब कसम दूँ भी तो एक अलग चीज़ है, बट मैं नशा नहीं करता हूँ। मैं आज इंडस्ट्री में यहाँ तक आया हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ और उन्होंने मुझे सर्व भी किया है, क्योंकि वो एक एक है प्रथा है ना कि आप 4 लोगों के साथ बैठोगे तो आप मना नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। एक बहाना होता है आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। मैंने बहुत लोगों को मना किया है और मैं नहीं करता हूँ। मैं आज भी ना कोई स्मोक और ड्रिंक, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। और रही बात फैशन में नशे को इंक्लूड करने की, तो ये एक अपने आप को कूल दिखाने के लिए कि मैं स्मोक करता हूँ, मैं कूल हूँ। मेरे हिसाब से आप एक मॉडल हो, आप एक इंस्पिरेशन हो। अगर आपको देख के कोई सीख रहा है तो वो आप गलत भी सीख सकता है कि ये मॉडल है और ये मेरे मॉडल आइडल है, और ये अगर स्मोक करते हैं तो मैं भी करूँगा। तो इससे एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। मैं और सब मॉडल्स के साथ में यही चीज़, जब मैं ट्रेंड करता हूँ मॉडल्स को, तो मेरा पहला सब्जेक्ट यही होता है। जब मेरी अकेडमी होती है, मेरी अकेडमी है झोटवाड़ा में, जहाँ पर मैं मॉडल्स को ट्रेन करता हूँ जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ग्रूमिंग के लिए आते हैं, तो मेरा पहला सब्जेक्ट यही होता है कि आपको सबसे पहले अपने काम को नशा बनाना पड़ेगा, और नशा छोड़ के। जब अपन फैशन की बात करते हैं ना, तो बॉलीवुड की तो बहुत अच्छी मूवीज है। एक तो फैशन है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है, एक कंगना ने भी काम किया है। जी। तो इनके अंदर जो बैक स्टेज जो दिखाया जाता है, क्या वो सब चीजें रियल है या वैसा कुछ होता है? जैसा आप बता रहे मूवी के अंदर, ये अगर लिखा गया है तो कहीं ना कहीं ये सच है, और ये ऐसा दिखाया गया है। आप एक और मूवी बोल रहे हैं हीरोइन, उसमें भी कहीं ना कहीं एक रियलिटी चीज़ें दिखाई गई है कि चीज़ें कैसे आप या तो पा लो या उसके ऊपर वर्कआउट कर लो। और फैशन मूवी जो प्रियंका चोपड़ा की थी, वो मूवी कहीं ना कहीं 90% रिलेट करती है फैशन इंडस्ट्री को, जो बैक स्टेज ऐसा होता है बहुत। लेकिन जैसे प्रियंका है, उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो, आप मूवी मूवी के ऊपर जाएं तो वो एक पोर्टफोलियो लेके मुंबई चले गए थे। उसके बाद में उनको काम मिला था और वो हाइप बन गई थी, और उनके ऊपर मॉडलिंग एक सवार हो गया था बिल्कुल। एक एटीट्यूड आ गया था। एटीट्यूड सब मॉडल्स में आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको एक कैटेगरी अपने आप में रखनी चाहिए कि आप वो एटीट्यूड कहाँ दिखा रहे हो। वो सबसे बड़ा एक खेल मान लो आप एक मॉडल के लिए, क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से शायद वो मूवी बनी थी कि जो देख रहे हो वो ऐसा हो सकता है आपके साथ में, तो आप ऐसा ना भी करो। ये आपके ऊपर, आपको चूज करना है, आपको पिक करना है कि आपको कैसा बनना है, कैसा रहना है। ये आप ही के हाथ में है। तो इसके ऊपर अगर आप समाज सेवा करने जाओ या सिखाने जाओ कि ये मत करो, देखो मैं कितना सिखा दूंगा आपको, आगे आने वाले टाइम पे आपको, आपके ऊपर डिपेंड करती चीज़ कि आप उसको, उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो मैं सिखा सकता हूँ, कंट्रोल आपको करना पड़ेगा।
आप क्या इन सब चीज़ों के लिए भी लोगों को प्रिपेयर करते हो, जो आप लोग आपने इतना क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करी है उस इंडस्ट्री की, कितने हज़ल्स हैं, कितने चीज़ें स्ट्रगलिंग से होती है, तो क्या वो सब चीज़ों के लिए भी आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हो? ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस पे जोड़ूँगा, जो मैंने देखा है, वो मैं पहले अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूँ कि आपके सामने ये फेसेज़ आएँगे। बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, जो मतलब मेरे से ट्रेन होके गए हैं, आज वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके ये चीज़ें हेल्प हुई होगी कि विनय सर ने ऐसा बताया था, तो हमें इस चीज़ से ऐसे डील करना है। तो ये उनका एक बेनिफिट मान लो और मेरा एक्सपीरियंस मान लो, तो ओके। शायद यही मेरे को एक गुड टीचर बनाता है। ठीक है। अब एक मॉडल और सुपर मॉडल का डिफ़रेंस क्या है? मतलब एक नॉर्मल मॉडल हम बोलते हैं, एक सुपर मॉडल बोलते हैं। अगर मैं ज़ीरो ग्राउंड से देखूँ तो क्या डिफ़रेंस है उन दोनों में? देखो, मॉडल और सुपर मॉडल में डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली होते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन वर्क कि वो कौन कितना वर्क कर रहा है। मैं एज मॉडल हूँ, मैं एक मॉडल की तरह मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ और मैं एक प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर यही एक मॉडल एक ब्रांड बनता है, एक टीवी पर आता है, टीवी पे आने के बाद में जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, सुपर मॉडल जो मिस्टर इंडिया मिस इंडिया फाइट करके आज आगे बढ़े हैं और उसके बाद में उन्होंने एक नाम निकाल अपना नाम मिला उनको, वो सुपर मॉडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। और दैट्स वाई वो एक कैटेगरी जरूरी होती है। ये बहुत जरूरी कैटेगराइज होना जरूरी होता है कि एक सुपर मॉडल का और मॉडल का डिफरेंसेस क्या होता है। जैसे हर एक चीज़ का एक पोस्ट होता है कि लाइक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ऐसे जब हम लोग एक पोस्ट देते हैं, वैसे ही एक मॉडल की भी पोस्ट होती है। तो वो उसको वहाँ तक का अचीवमेंट जरूरी होता है। आज की डेट में सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी इंडस्ट्री में कितना काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया हैंडल अगर नहीं हो आज की दुनिया में, तो मॉडल्स ढूंढते रहेंगे फिर अपने आप को कि हम कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करें। इसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी तो है ना, जो बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पहुँच रहा है, जो सब कुछ सीख के वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है? लेकिन उस शो को जो होस्ट कर रहा है, वो कोई इन्फ्लुएंसर है, जिसने कभी ना सीखा है, ना कुछ आता है। ऐसे बहुत सारे फैशन शोज़ मैंने देखे हैं, उनके पीछे एक प्रोफेशनल मॉडल्स वॉक कर रहे हैं, बट जो आपका जो स्टॉपर होता है, वो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसने कभी वो म मॉडलिंग की ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कि प्रमोशन, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और उनके पास में फॉलोवर्स ज़्यादा है, तो उनके शो को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वो ठीक है, बट उनका मॉडल्स का क्या उसमें मोरल डाउन नहीं होता कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वो सब चीज़ वो अचीव कर रहे हैं, और उसके बाद कोई ऐसा बंदा जिसने कभी वहाँ पे कोशिश ही नहीं करी और वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बहुत मॉडल सोचते होंगे। अगर मेरी बात करूँ तो मैं आपको मेरे हिसाब से बताता हूँ। अगर मैं मॉडल हूँ और मुझे एक रैंप मिल जाए, तो फिर कौन मेरे पीछे और कौन मेरे आगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं ओके। मॉडल हूँ और मेरे को रैंप से मतलब है। फिर कौन इन्फ्लुएंसर आगे बढ़ा कौन नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही मैं अपने टीचर्स बच्चे मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि आप अगर मॉडल हो तो सिर्फ अपने नाम से जानो कि आप मॉडल हो। आप विनर हो, आप लूज़र हो, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यू आर मॉडल एट दैट्स लास्ट। इट। मैं मॉडल प्रिपेयर कर रहा हूँ और मॉडल ही बनना चाहिए। ठीक है। तो विनय, आपके पास जैसे सपोज़ करो हमारे व्यूअर्स को आपको अप्रोच करना है, या हमारे व्यूअर्स को अपने बच्चों का आपके पास ट्रेन कराना है, एक वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर के पास अगर उनको ट्रेनिंग करानी है, तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, मेरी जयपुर में एक अकेडमी है, ला मॉडेलो ट्रेनिंग स्कूल। ओके। और उसमें मैं अपने ही बच्चों को ट्रेन करता हूँ और उनको चीज़ें सिखाता हूँ, ग्रूम करता हूँ, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। एक मेरे को रॉ मटेरियल दे दो, मैं उनको तराश के एक हीरा बनाने की काबिलियत तो मैं रखता हूँ। बाकी वो बच्चों पे डिपेंड करता है। और जो मेरा अकेडमी है वो झोटवाड़ा में है। झोटवाड़ा में खातीपुरा रोड पे मिल जाएगा आपको। और सोशल मीडिया पे मैं फुल टाइम एक्टिव हूँ। आप मेरे को वहाँ से भी अप्रोच कर पिन कर सकते सकते हैं हैं जी। आपको। थैंक यू विनय फॉर कमिंग इन कुदरत स्टूडियोज़। थैंक यू। आपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम सबको नॉलेज दिया जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। इतना सब आपने हमको बताया। तो सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन कुदरत स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।